एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स। मैं हूं जानिद सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सब लोगों का एक और शानदार सी वीडियो के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम सब जो डेवलपमेंट चाहते हैं इस देश का, उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इस बारे में बात करता है कि एक देश में जो लोग हैं ये कैसे एक लाइबिलिटी ना बनकर देश के लिए एक एसेट बन सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, इनफैक्ट बीमार भी हैं। एक अनपढ़ और एक बीमार व्यक्ति कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं होता जो कि डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन कर पाए, लेकिन जब आप ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ बना दे और आप इसको पढ़ा लिखा दे तो इसके एक्शंस ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे कि हम सबका विकास होता है और डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन भी हो पाता है। बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड टॉपिक है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बोरिंग हो रहा है और ऊपर से 1 घंटे के अंदर ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इसमें हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखो, सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंट्रोडक्शन में ये सीखो कि एक ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी होता है, जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर जी पाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो पाए, और जब वो खुद पढ़ लिख जाए, खुद स्वस्थ बन जाए, तो वो ऐसे इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को कि वो भी पढ़े लिखे, वो भी समाज में कंट्रीब्यूशन करें और स्वस्थ रहे, ठीक है। सो द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मींस इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग which helps them the process of growth and development of the economy। कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करिए, स्वस्थ बनाइए, पढ़ा लिखाइए, जिससे कि वो इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में भी मदद करे। अब ये विपुल साहब हैं, इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन में कहा कि एक देश का असली जो एसेट है, जो उसकी वेल्थ है, जो उसकी असली खजाना है, वो उसकी जमीन, ना उसकी पानी, ना उसका फॉरेस्ट, ना उसकी माइंस, ना उसका हर्ड और फ्लॉक, ना डॉलर, इन सब किसी में नहीं है। जो असली देश की खजाना है वो है उसका आदमी, उसकी औरत और उसके बच्चे खुश हों और स्वस्थ हों। अगर स्वस्थ हैं और खुश हैं तो ही वो असली वेल्थ मानी जाती है उस देश की। ये जमीन वमीन, पानी वानी, ये सब असली वेल्थ नहीं है। असली वेल्थ है कि उधर के लोग अगर खुश हैं, स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो असली डेवलपमेंट माना जाता है, असली खजाना माना जाता है। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, अब आपको जब ह्यूमन कैपिटल अगर पढ़ना हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि ये बनते कैसे हैं, कैसे हम विकास कर सकते हैं हमारे देश का। उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल कैपिटल और एक होता है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल दोनों बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं देश के डेवलपमेंट के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि फिजिकल कैपिटल कैसे मदद करता है, तो अगर कोई भी आपको प्रोडक्शन करना हो, कोई भी प्रोडक्शन करना हो, तो आपको मशीनों की जरूरत पड़ती है, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है और आपको फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ती है, और तभी आप कुछ ऐसे सामान बना पाते हैं जैसे कि ये बोर्ड, जैसे कि ये फोन है ना, जैसे कि ऐसे कई सारी टेक्नोलॉजीज अपन इस्तेमाल कर पाते हैं और हमारा जीवन जो है आसान बन जाता है इनकी वजह से। तो ये फिजिकल कैपिटल है कि हमको कोई भी ऐसे इनपुट्स जो कि प्रोडक्शन में मदद करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने में, सर्विसेज बनाने में, उसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और ये फिजिकल रिसोर्सेज की मदद से काफी ज्यादा हम फिजिकल कैपिटल बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको देश का विकास करना है। भाई बिल्डिंग बनानी है, ट्रेन बनानी है, मेट्रो बनानी है, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है बेटा एक स्किल जो कि एक आदमी अक्वायर करता है, एक आदमी एक स्किल सीखता है कि जमीन से उठाकर स्टार बना दूंगा तेरे को। तो वो कैसे होता है बेटा? जब आपके अंदर कोई स्किल आ जाती है, आप थोड़े से बेटर बन जाते हैं, कुछ नॉलेज आ जाती है। कैसे आ सकती है वो? या तो ट्रेनिंग के थ्रू आ सकती है, या तो एजुकेशन के थ्रू आ सकती है, या तो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू आएगी। ये सब चीजों के थ्रू जब आप एक स्किल सीखते हो तो आप जब भी कोई काम करते हो उससे कोई ना कोई वैल्यू ऐड होती है जो कि समाज के लिए बहुत वैल्यूएबल हो। जैसे कि हमारे देश में बेटा डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जब भी ये काम करते हैं तो इससे दूसरे समाज के लोगों को भी फायदा मिलता है। और ऐसे लोगों की जरूरत इसलिए भी होती है कि जब एक डॉक्टर बनेगा तो उससे 10 डॉक्टर और बन सकते हैं। आपकी कॉलोनी में भी ऐसा होता है कि आप किसी कॉलोनी में किसी भैया दीदी को देखते हो, वो कोई अपनी बहुत अच्छी जॉब अगर ले लेते हैं ना, तो आप भी उनसे इंस्पायर हो जाते हो कि यार मुझे भी यही जॉब करनी है, मुझे भी इतना पैकेज चाहिए। तो ये बचपन से हम देखते आए हैं, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंस माना गया। इसीलिए सरकार ने 5 ईयर प्लान में भी, जो 7th 5 ईयर प्लान था, उसमें इसकी इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया
कि हमारे देश में 7वें 5 ईयर प्लान के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस को एम्बेडेड किया गया कि भैया हमें ऐसे स्किलफुल लोगों की जरूरत और है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग, स्वस्थ लोग होंगे तभी हम इसका कुछ कर पाएंगे, वरना तो भैया हमारा देश पूरा मतलब खराब हो जाएगा, डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा कभी भी। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चे, समझ आया? अब ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि अब जब मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए और आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो जी, तो ये एक बार ले लीजिए, ये फिजिकल होता है, ये फिजिकल नहीं होता, टेंजिबल, ये टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है। ठीक है, डेप्रिसिएशन किसका होगा? फिजिकल चीजों का होता है, स्किल का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो ऐसे कुछ बेसिक सी चीजें जिसको आप यहां पर समझ सकते हो। ठीक है, एक और स्क्रीनशॉट है, इसको भी ले लो। क्लियर बच्चे, समझ आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? देखो ह्यूमन कैपिटल तो आप समझ गए कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एक आदमी जो कि स्किलफुल हो, है ना, जो कि समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए, कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्म करना, फॉर्मेशन करना, तो मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में आपने कितने स्किलफुल लोग और समाज में जोड़ दिए, इकोनॉमी में और कितने स्किलफुल लोगों का जन्म हो गया है और कितने स्किलफुल लोग ऐड हो गए हैं, उसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझना। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर 30 लाख डॉक्टर्स हुआ करते हैं। ठीक है, 30 लाख डॉक्टर हैं जो आपके स्टार्टिंग के ईयर में हैं। ईयर एंड में 34 लाख डॉक्टर्स हो गए। दैट मींस आपने 4 लाख डॉक्टर्स का आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया है, यानी कि आपने 4 लाख डॉक्टर्स और हमारी इकोनॉमी में ऐड कर दिए हैं। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड केपेबल पीपल, कि स्किल्ड और केपेबल पीपल को और बढ़ा दिया समाज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक समय के अंदर। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, जब मैं ये बोल दिया आखिरी में एक लाइन आ गई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के अंदर, साल के शुरुआत से साल के एंड के बीच में, तो एक कैसा कंसेप्ट होना चाहिए? इसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या ये बेटा? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने इसको समय के अंदर मेजर किया। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होता है, जो अभी यहां पढ़कर आए हम, ये ह्यूमन कैपिटल जो होता है, ये ह्यूमन कैपिटल बेटा एक स्टॉक कंसेप्ट माना जाता है। स्टॉक कंसेप्ट, कि आज कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आज कितने स्किलफुल लोग हैं, ये बताओ अभी कितने लोग हैं, इसलिए इसको हम एक स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? दैट इज व्हाई ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए हमें कुछ पैसा भी लगाना पड़ता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जिससे कि लोग पढ़ लिख पाए, थोड़े से बेटर हो पाए और जो भी ये काम करें उससे विकास ही हो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या सोर्सेज हैं, किन तरीकों से आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हो? सबसे बड़ी बात, एजुकेशन पर खर्चा करो। जब तक आप पढ़ाने लिखाने पर खर्चा नहीं करोगे, बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, गांव में ऐसी जगह पर जहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने घर के खेत में काम कर रहे हैं, गाय भैंसों को चरा रहे हैं और ऐसी चीजों से अपना जीवन चलाते हैं ना, उन लोगों के बीच में बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए, जिससे कि थोड़े स्किलफुल बने, थोड़े से नॉलेजेबल बने और अपना जीवन बेहतर बना पाए। देखो, पढ़ने लिखने के बाद आपकी जो इनकम है ना बेटा, वो बढ़ती है। तो ये आप देख सकते हो, इसलिए एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको स्वस्थ बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक आदमी बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बिस्तर पे पड़ा रहता है क्योंकि वो उसकी हेल्थ उसका साथ नहीं देती, तो क्या ऐसे नॉलेजेबल व्यक्ति का कोई समाज में कोई कंट्रीब्यूशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बेटा। स्टीफन हॉकिंग और ऐसे कुछ लोग ही हैं जो बीमार रहकर भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर गए, लेकिन स्वस्थ अगर आदमी नहीं है ना, तो वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं अपने आप को इतनी शक्ति नहीं मान पाएगा कि मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं आपका कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। बेटा स्वस्थ ही नहीं है और उसके बाद नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप देखिए ना, ये बच्चा, इसको आप कितना भी पढ़ा लोगे, लेकिन इसका शरीर ही साथ नहीं देगा तो ये कैसे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ पर भी खर्चा होना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, स्कूल्स बनाए जाएँ जो कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें। फिर आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये बहुत कॉमन चीज़ है, आपने सुना भी होगा कि जब भी कोई नई जॉब लगती है तो आपको पहले काम सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपको काम ना सिखाया जाए, आपका पहला दिन ही है और आपको प्लेन चलाने को बोल दिया गया, तो
तो आप 400 लोगों की जिंदगी को क्या रिस्क में डाल दोगे? नहीं। तो आपको पहले ट्रेनिंग करवाई जाती है कि प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है, कौन सा बटन क्या काम करता है, टेक ऑफ कैसे करना है, लैंडिंग कैसे करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल होता है, ये सब आपको ट्रेनिंग के थ्रू कराया जाता है। तो कोई भी जॉब हो, भले एक सॉफ्टवेयर कंपनी की जॉब हो, आप अगर एक डॉक्टर बने नए नए, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे ऑपरेशन किया जाता है, क्रिटिकल कंडीशन को कैसे संभाला जाता है, सब चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग भी 2 प्रकार की होती है बेटा, जैसे कि एक होती है इंटरनल ट्रेनिंग, यानी कि ऑफिस के अंदर जो होती है, जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल की ट्रेनिंग आपको हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेगी, है ना, कैंपस के अंदर मिलेगी, कि आपको कोई इलाज करना है ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज की ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि प्लेन की ट्रेनिंग है, आप पायलट हैं, तो आपको ऑब्वियस ही बात है ऑफिस के बाहर निकल के प्लेन उड़ाना पड़ेगा, उसे हम आउटसाइड द कैंपस की ट्रेनिंग कहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग भी 2 प्रकार की है, ऑफिस के बाहर, ऑफिस के अंदर, और ये बहुत ज्यादा एक इंसान को स्किलफुल बनाती है। जितना आप किताबों से नहीं सीखते उतना आप काम कर कर सीखते हो, इसलिए ट्रेनिंग्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। बट एक सिंपल एग्जांपल से समझना, गांव से लोग छोड़ छोड़कर शहर आते हैं और शहर से कई सारे लोग दूसरे देश चले जाते हैं जब उनके पास थोड़ी नॉलेज आ जाती है, और नई बेटर जॉब्स के लिए वो लोग शहर छोड़ते हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं। मान लीजिए माइग्रेशन की बात करें, तो आप ये बोल रहे हो कि सर खर्चा होना चाहिए माइग्रेशन पे, पॉइंट समझ सा नहीं आया, कैसे आप इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो? सिंपल बात से समझना, मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, जो कि गांव छोड़कर दिल्ली आया है, और दिल्ली आने में उसको रहने में 1 लाख रुपए का खर्चा लग रहा है, कि दिल्ली आकर रहने में उसका जो लिविंग कॉस्ट है, कि वो रेंट देता होगा, खाना पीना खाता होगा, तो उसको 1 लाख रुपए खर्चा हुआ। अपने घर पे रहता तो 1 लाख रुपए बचा लेता, पर घर से निकला है, ट्रैवल किया उसने, जाकर रह रहा है दिल्ली में, तो उसको 1 लाख रुपए साल का खर्चा लगता है। लेकिन 1 साल में उसने वो स्किल सीख ली, पढ़ लिख गया, और उसकी जॉब लग गई, और जॉब उसकी लगी है 5 लाख रुपए की। तो बेटा अगर वो गांव में रहता तो ये जॉब नहीं लग पाती। तो ये जो खर्चा हुआ है माइग्रेशन के अंदर, वो उसको इतना काबिल बना देता है कि उसका लिविंग कॉस्ट वो अपनी स्किल सीखने से ही कवर कर सके। यानी कि जो आपने खर्चा किया पढ़ाई के दौरान, वो आप पढ़ने के बाद जॉब लेकर चुका सको। इस पर खर्चा होना चाहिए कि भैया एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, कि जो खर्चा आप ट्रैवल करने में, रहने में किसी नई जगह पर, या नई स्किल सीखने में खर्चा करते हो, कि मैंने कोर्स लिया 10,000 का, लेकिन उससे मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, तो इससे हम कहते हैं कि माइग्रेशन पे जो खर्चा हुआ है वो आपको इतना स्किलफुल बना देता है कि आप जो भी जॉब मिलेगी आपको, जो भी आप काम करोगे, उससे वो सारी कॉस्ट आप कवर कर पाओ। ठीक है, समझ आ गया? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये बहुत कॉमन चीज है, आप लोग ने भी कभी ना कभी करियर काउंसलिंग ली होगी, या कभी ना कभी सोच रहे होगी कि करियर काउंसलिंग मैं ले लूं। करियर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? आप एक व्यक्ति को कुछ फीस देते हो, और सामने वाला आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता हूं कि तुम SRCC जा सकते हो, हंसराज जा सकते हो, CUT दे दो, CA कर लो, CS कर लो, लॉ कर लो, क्लैट दे दो, IP मैट दे दो, CFA कर लो, CMA कर लो, FRM कर लो, क्या बोलते हैं ACCA कर लो, बहुत सारी मैं ऐसी चीजें बताता हूं। इसके बदले अगर मान लो मैं तुमसे कुछ पैसा ले लूं और मैं फिर ये इंफॉर्मेशन तुम्हें दूं, तो तुम एक बेटर डिसीजन ले पाओगे अपने करियर के लिए कि तुम्हें करना क्या है, कहां बेटर जॉब मुझे मिल सकती है, कहां मैं बेटर कमा सकता हूं। तो जो खर्चा आप इंफॉर्मेशन गैदर करने पर लेते हो, ऐसे खर्चे को भी आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बना सकते हो। सर फिर भी समझ नहीं आया, एक बार और बता दो। देखो सिंपल बात है, अगर तुम किसी करियर काउंसलर के पास जा रहे हो और उसको बोल रहे हो ले भाई 3,000 रुपए ले और मुझे बता दे मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, कि किससे मैं बेटर कौन सी करियर में काम कर सकता हूं जब मैं बहुत पैसा कमा पाऊं। तो मैंने तुम्हें 4 जगह के ऑप्शन बता दिए। तो मैंने अगर तुम्हें 3,000 रुपए दिए और इस 3,000 के बदले में मैं एक बेटर डिसीजन ले पा रहा हूं जिससे कि मैं अगले साल 30 लाख रुपए कमा पाऊं, तो ये एक बेटर हो गया ना। तो खर्चा जो इंफॉर्मेशन लेने पर किया जाता है वो भी आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ठीक है, 3,000 रुपए देकर आपने बेटर करियर ऑप्शन चूज कर लिया अपने लिए, जिससे कि आप बहुत पैसा कमा पा रहे हो, बहुत स्किल ले पा रहे हो। तो ये भी एक सोर्स है जहां से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, चाहो तो इसका फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ये माना गया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे मानी जाती है कि अगर आपकी रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है तो आप अपने देश में विकास कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो एजुकेटेड और हेल्दी लोग हैं वो जरूर कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, है ना, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काफी सारा काम करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि आपके देश में ग्रोथ हो, आपके देश में विकास हो। ठीक है, और कई सारी चीजें जो अपन ने पढ़ी अभी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन, जॉब इंफॉर्मेशन, ये सब भी क्या करती है बेटा, एक इंसान को बेहतर कमाने में मदद करती है। जब एक आदमी बेहतर कमाएगा
तभी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। बेसिकली मान लीजिए एक आदमी की इनकम अगर बढ़ती है, ऐसे हर आदमी की इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी ना बेटा। यही तो बोला इसने कि हर आदमी अगर बेहतर कमाएगा तो देश की इनकम क्या होती है, जितने लोग कमा रहे हैं उसका टोटल कर लो, वो आपकी नेशनल इनकम होती है। हर आदमी अगर ज्यादा कमाएगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। तो यही तो बात बोली इसने। और अगर हर आदमी एजुकेटेड है, हर आदमी हेल्दी है और हर आदमी पढ़ा लिखा है, तो सिंपल सी बात है आपके देश में इनोवेशंस भी होंगे, टेक्नोलॉजियां भी बढ़ेगी बहुत ज्यादा, और आपका देश विकास कर पाएगा। इसीलिए पढ़ना लिखना, एक बेटर जॉब ले लेना, एक बेटर स्किल डेवलप कर लेना बहुत जरूरी माना गया है आज के समय में भी। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, अब ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या सिमिलैरिटी है, क्या रिलेशन है? सबसे पहले तो इसको मेजर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या भरोसा कि वो ह्यूमन कैपिटल की वजह से ही हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए कि आपने बोला कि सर डॉक्टर्स अगर ज्यादा होंगे ना तो विकास ज्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, मान लिया, चलो ठीक है, मान लिया कि ज्यादा डॉक्टर होंगे तो ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन मान लो कुछ डॉक्टर शैतान है बहुत ज्यादा, वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते देश को विकास करने में, उल्टा कुछ घपले करते हैं, तो इससे तो नुकसान होने लग जाएगा। तो ये श्योरिटी करना कि ह्यूमन कैपिटल ही इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये कॉन्सेप्ट है, हाँ कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, पर डायरेक्ट कॉज नहीं पता कर सकते इसका कि कितने लोग एक्चुअली में ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, ये हम पता नहीं कर सकते। 40 लाख डॉक्टरों में 40 के 40 लाख ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ लोगों के पास उतना काम ना हो सकता है कुछ लोग इतने एफिशिएंट ना हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर बन के काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज डायरेक्टली नहीं पता करी जा सकती। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन क्या होती है बच्चे? लिमिटेशन ये होती है कि आपको मान लीजिए मैंने किसी 8वीं क्लास के बच्चे को मैंने ABCD पढ़ना सिखा दिया, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि भैया लिटरेट है, इसको लिखना आता है, इसको बोलना आता है और इसको रीडिंग करना आती है ना। मैंने बेसिक चीज ABCD पढ़ा दी उसको, तो वो एजुकेटेड कहला सकता है बहुत थोड़ा सा, है ना, हल्का सा पढ़ा लिखा कहला सकता है कि उसको लिखना आता है और पढ़ना आता है, बस इतना। पर क्या क्वालिटी अच्छी है उसकी एजुकेशन की? नहीं 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 नहीं, ये क्वालिटी कैसे होगी? तो जस्ट बिकॉज एजुकेशनल इंडिकेटर्स ये बताएं कि लोग लिटरेट हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, विल नॉट डिफाइन कि वो इतनी क्वालिटी है उनके अंदर कि उनको जॉब मिल सके। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे देश में पढ़ लेते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एजुकेशन तो ले ली पर एजुकेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, समझ आया? सेम गोज टू हेल्थ। हेल्थ इंडिकेटर्स भले ही बताएं कि देश में लोगों की हेल्थ अच्छी है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही हो सकती है। हेल्थ का एक्चुअल स्टेटस तो नहीं बताता। ठीक है, समझ आया? अब दो रिलेशंस क्या है बेटा? दो रिलेशंस कैसे चेक करे जा सकते हैं ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में? सिंपल तरीके से, अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आप बेहतर एजुकेशन को ले सकते हैं और आप बेहतर हेल्थ केयर अपनी करवा सकते हैं। अगर आपके देश में ज्यादा पढ़े लिखे स्किलफुल लोग हैं तो आप ज्यादा कमा पाएंगे और आप ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो देखो क्या है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ज्यादा कमा पा रहे हैं, ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, ज्यादा कमा पा रहे हैं तो बेटर एजुकेशन ले पा रहे हैं, बेटर हेल्थ कर पा रहे हैं। ये एक आपका पूरा कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सारी चीजें लिंक्ड है। आप अगर स्किलफुल हैं तो आप कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं तो आपको एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, आपको अच्छा हेल्थ मिल जाएगा। वहीं पर अगर कोई इंसान अनपढ़ है तो उसके पास उतना पैसा नहीं है तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही तो अच्छी हेल्थ भी नहीं मिल पाएगी, और इंसान ऐसे ही बेरोजगारी में देश के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये एक टेबल है, ये सिर्फ एक अंदाजा बताता है कि जैसे इंडिकेटर्स यहां पे दिया हुआ है, आपको पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है रियल मतलब जहां पे अपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रखा है ना। रियल जीडीपी सुना होगा आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया था। रियल पर कैपिटा इनकम यहां पर दिया हुआ है। क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है 1000 लोगों पे सारी जो मौतें हुई हैं, भले बीमारी से हुई हो, एक्सीडेंट से हुई हो, कोई सी भी एज में डेथ हुई हो, सबको ले लेता है कि 1000 लोगों पे कितने लोग मर जाते हैं ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि कितने बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद, फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते अपना, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल्स एट बर्थ, मतलब बर्थ के बाद एक आदमी कितना जी पाता है, औरतें कितना जी पाती हैं, ये इसका एक रेट है। और लिटरेसी रेट यानी कितने आप पढ़े लिखे हैं। ये इंडिकेटर्स बताता है हमारे देश में कि कितनी एजुकेशन है, एजुकेशन के क्या हाल है, हेल्थ सेक्टर के क्या हाल है, और ये कुछ बेसिक चीजें बताता है। अब देखो, जब हमारी पर कैपिटा इनकम 7651 थी, यानी कि सालाना एक आदमी 1950 में या 1951 में
एवरेज एक आदमी सालाना कितना कमाता था, तो ये इतना कमाता था 7,600 रुपीज, ठीक है। उसमें उसका डेथ रेट क्या था, 1000 लोगों पे 25 लोग मर जाते थे। उसमें उसका इन्फेंट मॉर्टेलिटी, बच्चे कितने मर जाते थे, 1000 में से 146 बच्चे मर जाते थे। कितने आदमियों की एज क्या थी, एवरेज 37 ईयर्स ऑफ एज थी, उसमें मर जाते थे। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरतों की 36 थी, और लिटरेसी रेट कितना था, मात्र 16%। लेकिन आज उसी चीज को देखो, तो देखो आपकी जो एज है, आपका जो लिटरेसी पर कैपिटा इनकम है वो 77,000 हो गया, मतलब आप सालाना 77,000 रुपीज के आसपास कमा रहे हैं, ठीक है, जो कि कंपैरिजन देखा जाए तो काफी कम है ना। और बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा है। 77,000 रुपए 2016 के हिसाब से सोचो कि मतलब ऑन एन एवरेज आप महीने का 6,000 रुपए कमा रहे हो, 6,000 या 7,000 रुपए कमा रहे हो, कितना, 6,000 रुपए के आसपास, 6,500 रुपए के आसपास कमा रहे हो हर महीना। तो क्या ये बहुत इनफ है, बिल्कुल इनफ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं डेथ रेट की, तो डेथ रेट क्या है बच्चे आपका 6.3 है। 6.3 यानी कि 1000 लोगों पे 6.5 लोग मर जाते हैं। फिर बात करें अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तो हल्का सा कम हुआ है 33 पे, जबकि और कम होना चाहिए। बेटा ये आपको लग रहा होगा सर इंप्रूवमेंट तो है ना, बेटा 1000 बच्चों पे अगर 33 बच्चे मर रहे हैं ना, तो इससे भी कम होना चाहिए। आप दूसरे देशों को कंपेयर करके देखो, उधर तो और कम है, सिर्फ 5 बच्चे 10 बच्चे भी नहीं मरते वहां पे, तो है ना। तो ये बेटर होना चाहिए, हेल्थ केयर में थोड़ा इंप्रूवमेंट और बचा है अभी। एवरेज एक आदमी 67 ईयर्स जीता है, एवरेज एक औरत 70 ईयर्स जीती है, और पढ़े लिखे लोग 76% है। ये लिटरेट लोग हैं, लिटरेट यानी कि जो लिखना और पढ़ना जानते हैं, बस इतना सा। एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट और एजुकेटेड में फर्क होता है, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं हमें इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, अभी बहुत इंप्रूवमेंट्स बचे हैं हमारे देश में। क्लियर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक नीड ऑफ द आवर है, एक बहुत ही गंभीर समस्या और बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और इसने काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला टेक्नोलॉजी और नॉलेज को इंप्रूव करने पर, कि एनकरेज करो कि बच्चे टेक्नोलॉजी में ज्यादा घुसे और नॉलेज ज्यादा गेन करें। ये उनका मोटिव होना चाहिए इस पॉलिसी के थ्रू। स्किल्ड लोगों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अनस्किल्ड लोग जो होते हैं ना, जैसे कि जिनको हमाली का काम करना होता है, मजदूरी वाला काम करना होता है, इनके काम रिप्लेस हो रहे हैं मशीनों से। अब मशीनें काम कर रही हैं आदमियों की जगह, जो हार्ड कोर लेबर होता है। इसीलिए स्किलफुल बनो, जिससे कि मशीनें तुम्हारी जगह ना ले पाए। जैसे कि डॉक्टर की जगह मशीन नहीं ले पा रही है, अभी तो नहीं ले पा रही एटलीस्ट, मशीन अभी सीए की जॉब नहीं ले पा रही है, कंपनी सेक्रेटरीज की जॉब नहीं ले पा रही है, लॉयर की जॉब नहीं ले पा रही है। तो ये कुछ स्किलफुल जॉब्स हैं जो कि इंसानों की जगह नहीं ले पा रहा है अभी तक तो स्पेशली, ठीक है। की स्किल्स क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको आना चाहिए। इसने एम्फेसिस किया कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको मैथ्स आनी चाहिए, देख लो मैथ्स वालों, नॉन मैथ्स वालों, समझ रहे हो, मैथ्स आनी चाहिए, डेटा साइंस आना चाहिए, साइंस आना चाहिए, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तो ही आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स इशू, पेंडेमिक इंक्रीज डिमांड फॉर स्पेशलाइज स्किल। बेटा जैसे ही हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम के बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, और हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्रूड ऑयल खत्म हो रहा है ना, पानी की समस्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की जो इशू है, ये जो क्लाइमेट के इशू हैं, जो पेंडेमिक आया, जो हमारे यहाँ पे कोविड-19 आया, ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोगों की रिक्वायरमेंट मांगती है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा होने चाहिए, हमारे यहाँ पे जो ऐसे लोग ज़्यादा होने चाहिए जो क्लाइमेट को स्टडी कर पाएं, उसके सोल्यूशन को बता पाएं कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग रोक सके। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है समाज में, है ना। और आप कहीं ना कहीं भी इसमें अगर फॉलो इन करते हैं ना बेटा, आपके लाइफ में, करियर में बहुत स्कोप है, ठीक है। अगर आप क्लाइमेट के चेंज को रोक सकते हो, अगर आप रिसोर्सेज को, मतलब कि कोयले की जगह आप क्या इस्तेमाल कर लो जिससे कि आप बहुत एनर्जी जनरेट कर सकते हो, अगर ऐसा कोई आप काम कर रहे हो ना, तो आपके लिए लाइफ में बहुत स्कोप है फिर, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज वाइटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत वाइटल माना गया है, और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत वाइटल माना गया है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि स्किलफुल एक्टिविटी करवाना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब फायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, आप अगर फिजिकल कैपिटल को इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, यानी कि स्किल्ड ह्यूमन एफर्ट्स इंश्योर प्रोडक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, कि जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, वो फिजिकल कैपिटल को भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा। यानी कि जैसे कि आप एक अनपढ़ आदमी को मशीन चलाने को दे दो, जेसीबी, तो वो पता चला आसपास के घर भी तोड़ देगा। लेकिन अगर आपको एक स्किलफुल आदमी मिल गया जिसको एक्चुअली ट्रेनिंग मिली है जेसीबी चलाने की या कोई भी मशीन चलाने की, तो वो उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करेगा कि जिससे नुकसान ना हो, फायदा ही हो,
ठीक है। दूसरी बात, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और इंसान जो है बेटर प्रोडक्शन कर पाता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा, जैसे कि किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता और मैंने बोला भैया मेरे बच्चों की स्लाइड्स बना दो इकोनॉमिक्स की, तो वो बना रहा है, वो पहली बात आधे घंटे उससे कंप्यूटर नहीं चालू होगा, उसको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर चालू कैसे होता है। दूसरी चीज, पीपीटी बनाएगा कैसे, आज तक ही नहीं देखी उसने पीपीटी कैसे बनती है, तो उसको स्किल नहीं आती तो पूरा टाइम वेस्ट कर देगा। और मान लो उसने किसी का टीप टाप के अगर कुछ करने भी लग जाएगा तो भैया पता नहीं क्या लिख देगा, क्या बना देगा और क्या फोटो क्या कर देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। इसलिए स्किलफुल आदमी ना टाइम बचाता है, रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करता है और हर एक एक्शन उसका बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन, बेटा पढ़ा लिखा आदमी कोई दोहराई नहीं है। जैसे कि इलॉन मस्क ने रॉकेट बना दिया जो कि वापस लैंड हो जाता है, वो एक कार बना दिया जिसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, अब रोबोट बना दिया उसने जो कि घर के काम कर देगा, बाइयों की जरूरत नहीं, अब बेटा रोबोट ही कर देगा। पेपर लेके आना है आपको बाहर से घर के अंदर, आपको दूध लाना है, कुछ लाना है, बच्चों को खिलवाना है कि बच्चे बोर हो रहे हैं तो रोबोट ही खिलाएगा, घुमाने ले जाएगा, फ्रिस्बी खेलेगा, ये सब चीजें कर रहे हैं रोबोट्स। तो ये सब इनोवेशंस पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, चलो जी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, अब नॉलेज स्किल हेल्दी जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं ना, समाज में सोशल चेंज लाते हैं। जैसे कि जो हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है, जो हमारे पुरानी सोच है कि औरतों को घर से बाहर ना निकलने देना, कि बाहर जाके काम नहीं करेंगी, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी, ये सोच भी बदल जाती है जब आप ज्यादा नॉलेजेबल या पढ़ लिख जाते हैं तो। ठीक है। फिर आता है हमारे पास इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पढ़ा लिखा आदमी स्वस्थ आदमी बेहतर जीता है, बेहतर कमाता है और बेहतर अपना, देखो आप अगर कमाओगे तो आप अच्छा खाओगे, आप अच्छा रहोगे और कहीं थोड़ा बहुत बीमार पड़ भी गए तो आप अच्छी हेल्थ अपना करवा सकते हो ना, ट्रीटमेंट। तो ये चीज आपकी इंश्योर करती कि आप ज्यादा जी सकते हो। ठीक है, समझ आया। दूसरी बात, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाई ऑब्वियस सी बात है, घड़ी पहन रहे हो, फोन चला रहे हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, फोन में वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी एडवांस्ड है, तुम अपनी एक बेटर लाइफ जी पा रहे हो। ठीक है, समझ आ गया। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बेटा पढ़े लिखे लोग क्या होता है ना, 10-10 15-15 बच्चे नहीं करते हैं। उनको पता है कि मेरे घर में मेरी इतनी इनकम है तो मैं इसमें 2 ही बच्चे पाल सकता हूं। अगर मैं 4 बच्चे कर लूंगा तो 4 बच्चों की शादी करानी पड़ेगी, 4 बच्चों की स्कूल की फीस देनी पड़ेगी, 4 बच्चों के नेक्स्ट टॉपर्स के बैच खरीदने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो। नहीं तो क्या पता अगर सेम क्लास में हो तो एक बैच में 4 लोग भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना है तो वो स्किल से रोकी जा सकती है, आप ऐसे कैसे रोक दोगे। समझ आया। तो कंट्रोल करना पड़ता है पॉपुलेशन को, तो उसके लिए आपको पढ़ाना पड़ता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना पड़ता है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में बताना पड़ता है। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है 9th-10th में ऑलरेडी, तो आपको पता है कि आप पढ़े लिखे हो तो अब आप जानते हो कि आप 15-15 बच्चे नहीं करोगे, जैसे कि आप ही का जीवन स्ट्रगलफुल हो जाए, है ना। आप लाख रुपए भी कमाओगे लेकिन आपको 15 लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है तो आप कुछ नहीं, आप गरीब ही होगे फिर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ये कि हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम एफिशिएंटली उसका इस्तेमाल कर पाए, कि भाई हमारे पास उतना पेट्रोल अगर बचेगा ही नहीं तो हम गाड़ियों का करेंगे क्या, वो तो लोहे का डब्बा बच गया फिर बस, है ना। तो रिसोर्सेज बहुत कम पड़ रही है हमारे पास, है ना। इनएडिक्वेट हमारे पास नॉलेज है ना, हमारे पास उतने स्कूल्स हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिससे कि हम और बेटर लोग नहीं बना पा रहे स्किलफुल। ठीक है, या एजुकेशन है तो उतनी पर्याप्त नहीं है। इनएफिशिएंसी एंड सीरियस unemployment, underemployment, illiteracy, poor health services result wastage and underutilization of human potential। बेटा एक आदमी पैदा हुआ 40, 45, 50 साल जिया और मर गया, कभी उसको बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाई, बेहतर उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाई। तो एक जो आदमी देश में बहुत बड़ा चेंज ला सकता था, उसको सही टाइम पर सही चीज नहीं मिल पाई तो वो जीवन उसका व्यर्थ चला गया ना, उसने देश में कुछ कंट्रीब्यूट किया पर देश की 4 रिसोर्सेज को बर्बाद कर ही किया। यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में जिसको समय रहते सुधारना चाहिए। ठीक है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन एक बहुत ही हाईली, मतलब ये बोलूंगा आप भी इसको जानते हैं, पढ़ा लिखा, अगर ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, ज्यादा बेटर साइंटिस्ट, ज्यादा बेटर पायलट, ज्यादा बेटर कोई भी स्किलफुल आदमी है ना, वो अपने लिए सोचता है और देश के लिए बाद में। कैसे? जितने भी आपके जो एस्ट्रोनॉट्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कि यूनिवर्स और स्पेस के अंदर पढ़ाई करते हैं, वो बेटर जॉब के लिए नासा चले जाते हैं, रशिया की ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे। तो जितने भी पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो देश में रुक नहीं रहे हैं, बेटर पैसों के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरे देश चले जाते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। स्किल्डफुल पर्सनल्स माइग्रेट बेटर जॉब्स, माइग्रेट फॉर बेटर जॉब्स, कॉजिंग अ लॉस ऑफ वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल। पढ़ा यहां से, आईआईटी की पढ़ाई यहां से करी, इंजीनियरिंग यहां से करी और फिर जाके जॉब कर रहा है बाहर, तो
पैदा होने से सारे पैसे जो उसने लगाए, सारे जो अपनी स्किलफुल गेन करी, सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करी हमारे देश की, और जब फायदा पहुंचाने की बात आई तो देश के बाहर चला गया। तो ये ब्रेन ड्रेन होता है। सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए, देश में रहना चाहिए। सुंदर पिचाई क्यों बाहर चले गए? सत्य नडेला बाहर क्यों चले गए? अरे हमारे देश में माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं बना? हमारे देश में गूगल क्यों नहीं बना है? ये चीज सोचने की जरूरत है। ठीक है, समझ आ गया? पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत हाई है, जो कि मैंने आपको बताया कंट्रोल करनी चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान के पास बट नहीं आ पाता। होता ना कि अगर मैं हमारे स्कूल में, हमारे जितने भी देश में स्कूल है, अगर मैं बंटवारा भी करने की कोशिश करूं तो हर एक बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? उतने स्कूल ही नहीं है, उतनी सीट्स ही नहीं है, तो कैसे आप पढ़ाओगे? कैसे आप बेटर क्वालिटी दे पाओगे? दे नहीं सकते। तो आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इम्बैलेंस इन एजुकेशन, बेटा हो ये रहा है कि हम लोग ज्यादा ना excess focus on higher education over primary and secondary education limits overall productivity। क्या हो रहा है, हम लोग जो ज्यादा फोकस करते हैं ना, वो सरकार फोकस करती है कि हायर एजुकेशन की बात करो, जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दो, 11वीं 12वीं के बच्चों पर ध्यान दो। अरे बच्चा ही स्कूल चौथी क्लास में छोड़ देता है, तो भाई 11वीं 12वीं में आपका फोकस करने का मतलब क्या रहा? आपको फोकस करना चाहिए छोटी क्लासेस से, कि बच्चा छोटी क्लासेस में स्कूल ना छोड़े, उसको पढ़ाई में रुचि आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, तो खुद पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उसमें वो रुचि आ जाए, उसमें वो अंदर वो इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने लिखने में, तो 11वीं 12वीं तक पहुंचे तो वो चौथी 5वीं 7वीं 8वीं के बाद स्कूल ही छोड़ देता है। और आप फोकस कर रहे हो उन बच्चों पे जो कि ऑलरेडी स्कूल को कंप्लीट कर रहे हैं। अरे आप जो बच्चे छोड़ रहे हैं स्कूल, उनका रेट कम करो, जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करो। आपको नीचे वाली क्लासेस से भी ध्यान देना चाहिए, हर स्टेज पे बच्चों का ध्यान देना चाहिए, सिर्फ बड़ी क्लासेस पे नहीं, हायर स्टडीज पर ही नहीं। मैन पावर प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, आपके पास इतने लोग हैं, इतने लेबर इंटेंसिव कंट्री के अंदर रहते हो, फिर भी आप उनकी मदद से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो आपको सही तरीके से सोचना चाहिए कि आप आदमियों की मदद कैसे ले सकते हो। ठीक है, आपके देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फायदा उठाओ उस चीज का। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी बेटर करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा। आप देखो नासा ने क्या कर लिया, रॉकेट ऑटोमेटिक उतरने लग गया है, वहां पे टेस्ला जैसी गाड़ी बन गई। हम तो खुद सोचने लग जाते हैं इंडिया के अंदर कि टेस्ला यहाँ पे चल ही नहीं पाएगा। भाई यहाँ पे हाथ देने का मतलब राइट की तरफ मुड़ने वाला हूँ, टेस्ला कहाँ से पकड़ेगी ये चीज? मतलब आप खुद जानते हो कि हमारे यहाँ पे सिविक सेंस बहुत कम है, हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लोगों की कमी है, तो कहीं ना कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है ज्यादा बेटा। तो ये हाथ देना बंद करना पड़ेगा और इंडिकेटर समझना चालू करना पड़ेगा। तो ये स्किलफुल लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बेटा। ठीक है, चलो जी फटाक से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी बेटा, अब चालू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ये एक नया नवेला लड़का है, यूथ है ये हमारे देश का, इसके पास ना ज्यादा स्किल है, कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास ये बेसिक अधिकार होना चाहिए कि इसको एजुकेशन भी मिले और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी मिले और ये डेवलप हो सके। फिर भले ही चाहे देश के विकास में कंट्रीब्यूट करे चाहे ना करे, लेकिन हर आदमी को हेल्थ केयर अच्छा मिले, हर आदमी को एजुकेशन मिले, ये अनिवार्य होना चाहिए। उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, जिससे कि वो बेहतर जीवन जी सके। एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन का उसका अधिकार होना चाहिए बेटा, मीनिंग कि उसके पास इतनी एंटाइटलमेंट होनी चाहिए कि वो लिटरेट कहला सके और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, रिगार्डलेस कि वो फिर प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करे चाहे ना करे। उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल के बीच में एक छोटा सा इसका क्या बोलते हैं डिफरेंस है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैंने मतलब समझा दिया है, तो आप इसका बाकी रीडिंग कर सकते हो, इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी अब आगे के जो भी पॉइंट्स है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंटली इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। जैसे कि डेटास वाली चीजें भी आएंगी बहुत ज्यादा, उसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रेगुलेटरी बॉडीज और ये सब के नाम आएंगे तो उनको जरूर याद रखना। ठीक है, देखो ग्रेट प्रोस्पेक्ट बता रहा है इंडिया में। देखो इन द इंडियाज फेडरल सिस्टम, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ एज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई संविधान में लिखा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट हो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो,
सबकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर व्यक्ति को अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर मिले, ठीक है। और वो जिम्मेदारी इनको फुलफिल करना जरूरी है कि हॉस्पिटल्स खोलें, स्कूल्स खोलें, जिससे कि बच्चे पढ़ पाएं और लोग अपना हेल्थ केयर करा सकें। ये किस किस की मदद लेते हैं बेटा? ये प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स भी लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर भी काम करते हैं, ठीक है। चलो जी, अब सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है इन चीजों को पूरा करने के लिए। अब सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार बीच में तो आए। सरकार अगर बीच में नहीं घुसेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सरकार का बीच में आना बहुत जरूरी है बेटा। अगर मान लो किसी की हेल्थ खराब हो जाए और एजुकेशन में उतना ध्यान ना दिया जाए तो इससे होने वाला जो इंपैक्ट है ना वो बहुत लंबा होता है बेटा, बहुत सीरियस और बहुत लंबा इंपैक्ट होता है। वो बोलते हैं ना, जैसे कि हमारे इतिहास में हमने पढ़ा है कि बहुत जो बड़े बड़े इन्वेडर्स आए उन्होंने हमारी किताबें जला दी। क्यों? कि अगर इनको इनका इतिहास नहीं पता होगा ना, इनको अगर नॉलेज नहीं मिलेगी तो ये इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। आप सोचिए, आप अपने एक औसतन जीवन 60-70 साल 80 साल का जीते हैं। 80 साल में आप कितनी इंफॉर्मेशन ले पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर 10 पुश्ते कोई इंफॉर्मेशन आपको सिखा जाए तो आपको 80 नहीं, आपको 800 साल का ज्ञान हो सकता है। तो इसीलिए हेल्थ केयर और एजुकेशन पे बहुत सीरियस इंपैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो इससे सदियों तक नस्लें खराब हो जाती हैं। और ये जिम्मेदारी टीचर्स की बहुत बड़ी मानी जाती है कि एक टीचर पूरी नस्ल खराब कर सकता है, कि गलत सिखा दिया तो फिर वो गलत सीख जो है वो पहुंचती जाएगी जनरेशन से जनरेशन, ठीक है बेटा। तो ये चीज बहुत जरूरी मानी गई है। दूसरी चीज, इंडिविजुअल्स ऑफन लैक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विस एंड क्वालिटी एंड कॉस्ट। देखो, अगर मान लीजिए मैंने किसी प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया कि भैया एक काम करो, तुम स्कूल चलाओ, तुम हॉस्पिटल चलाओ, है ना, तो इनके पास शायद इतनी इंफॉर्मेशन ना हो कि स्कूल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसी इंफॉर्मेशन दी जाए, कैसा पढ़ाया जाए, क्लासेस कितनी होनी चाहिए, शायद इनको इतना ना पता हो। तो सरकार को बीच में आना चाहिए। हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कैसे फैसिलिटीज दी जाए, बिना कम पैसे में कैसे करा जाए, तो शायद ये लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाए और ऊपर से मोनोपोली ना सेट कर ले। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि प्राइवेट सेक्टर तो पैसा कमाने के बारे में सोचता है, उसको क्या फर्क पड़ा है लोगों से। इसीलिए मोनोपोली ना सेट हो जाए, अपना पावर ना सेट कर ले, इसलिए सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है बेटा। और तब तक ये इनको नहीं हारना चाहिए जब तक ये सारे बेनिफिट्स जनता को ना दे दे, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जैसे सरकार का इंटरवेंशन कैसे जरूरी हो जाता है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने और एनजीओज ने मिलकर इतने सारे एफर्ट्स मारे कि 2014 27 मार्च को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया पोलियो फ्री कंट्री। आपने देखा होगा, पोलियो की ड्रॉप्स आपने पी होंगी या इंजेक्शन लगवाया होगा। ये पोलियो की जो बीमारी थी देश में बहुत ज्यादा थी, तो पोलियो के ड्रॉप्स और पोलियो के जो इंजेक्शन है वो लगाए गए हैं और उससे हमारा देश पोलियो फ्री बन गया है, ठीक है। मतलब स्वास्थ्य के रिलेशन में सरकार ने मिलकर काम किया है। तो हर एक बच्चे को जो टीके होते हैं, लगते हैं, दवाइयां लगती हैं जिससे कि उसको बीमारी ना हो आगे जाके, ठीक है बेटा। अब आता है रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या होती है बेटा? जैसे हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ICMR आता है, और अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो अपना NCERT, है ना। तो ये कुछ ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि बनाई गई सरकार द्वारा, जिससे कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी काम हो, जैसे कि हेल्थ केयर रिलेटेड अगर आपको रिसर्च करनी है कि लोगों की लाइफ में क्या इंपैक्ट हो रहा है, कैसे उनकी हेल्थ बेटर करी जा सकती है, कौन सी चीज उनकी हेल्थ को खराब कर रही है, तो ये रिसर्च सेंटर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक ऐसा बॉडी है, ये एपेक्स बॉडी है जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत रिसर्च करता है और उसकी स्टडीज को पब्लिश करता है ना, कि एक इंसान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कोई बीमारियों को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, वो सब बताता है। दूसरा, NCERT पढ़ाई को लेके बात करता है कि क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए, कौन सी वैल्यू सीखनी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है, ये सारी चीजें NCERT और उसके साथ साथ कुछ IECTE, UGC, ऐसे कई सारे और भी बॉडीज हैं जो कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। उसका एग्जांपल कुछ यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा इसको रीड मार लेना। जैसे NCERT कब आया? 1961 में आया। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी स्कूल्स हैं, ये सब स्कूलों में इसकी लागू है, सब लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं इसको, है ना। ये एपेक्स बॉडी है। स्कूल की अगर बात करें, स्कूल मैटर्स की बात करें तो UGC क्या बात करता है बेटा? UGC मेंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। रिसर्च करना हो यूनिवर्सिटीज में, टीचिंग अगर करनी हो तो UGC काफी अच्छा बोर्ड है। ICTE, ICMR जो मैंने बताया क्या बच्चे के कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है रिसर्च को, जो कि साइंटिफिक और हेल्थ केयर के लिए काम करता है, ठीक है। ये सब चीजें आपके पास है तो एक बार इसको पढ़ जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एक आध नंबर के पॉइंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है
बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर एक फंडामेंटल राइट बढ़ा देना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हर एक सिटीजन का एक अधिकार बता देना चाहिए। क्यों ऐसा? बेटा देखो, बहुत बड़ी ऐसी लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, गरीबी रेखा के नीचे रहती है, यानी कि बस इनके पास इतना पैसा नहीं कि दाल चावल रोटी का खर्चा निकाल सके, और आप बोल रहे हो उनको अच्छी एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर मिल जाए। ये कैसे पॉसिबल है दोस्त? समझ आया? दूसरी चीज, जब इनके पास इतनी पैसा ही नहीं तो कैसे अफोर्ड करेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे ये सारी चीजें? कर ही नहीं सकते। दैट इज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हायर एजुकेशन, कॉलेज नहीं जा पाएंगे, मास्टर्स नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे, हेल्थ केयर अच्छा नहीं ले पाएंगे। इसलिए सरकार को लगातार मेहनत करनी चाहिए और एक बेसिकली अधिकार ही बना देना चाहिए कि सोशली जो ऑप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे कि पिछड़ी बैकवर्ड क्लासेस हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके लिए और स्पेशल बेनिफिट्स दो, जिनसे इनको एजुकेशन में मिल जाए तो रिजर्वेशंस होते हैं, है ना। दूसरी चीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज में जो भी गरीब आदमी है, आप एम्स के हॉस्पिटल जाओ, 10 रुपए की पर्ची कटती है, अपना इलाज कराओ बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इंडिया से, उसको सैलरी सरकार देती है। तो ये सारे बेनिफिट्स सरकार प्रोवाइड करती है और इसको मैंडेटरी बना दिया जाना चाहिए, और वही बोला गया है यहां पर भी। और इनको तब तक दम नहीं तोड़ना चाहिए जब तक आप 100% लिटरेसी और हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज ना अचीव कर लो, कि हर एक व्यक्ति के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक्सेस होना चाहिए और हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा एक्सेस जब तक ना मिल जाए ना, तब तक इनको दम नहीं हारनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एजुकेशनल सेक्टर ऑफ इंडिया। अब एजुकेशनल सेक्टर की क्या हाल है बेटा? जैसे सरकार ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन, इन्होंने अपने खर्चा बढ़ाया है कि टोटल जितने भी सरकार के खर्चे हैं, उस टोटल खर्चे, यानी मान लो कि 100 करोड़ खर्चा होता है सरकार का साल का, उसमें से पहले 8% यानी कि 8 करोड़ रुपए खर्चा होता था एजुकेशन पे, उसको बढ़ाकर ऑलमोस्ट 16% कर दिया, डबल कर दिया बेटा। अब जब डबल खर्चा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा स्कूल बन रहे होंगे, ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, तो जब खर्चा ज्यादा होता है तो आप विकास करते हो सेक्टर के अंदर, है ना, ज्यादा पैसा लगा रहे तो ज्यादा विकास होगा। सेम उस लॉजिक से यहां पे बात करी गई। दूसरी चीज, जीडीपी का कुछ पहले हम 0.64%, जीडीपी क्या होता है बेटा? साल भर में कितना सामान और सर्विस आपने बनाया, उसका मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि मान लीजिए 1000 करोड़ का आपने सामान बनाया, ठीक है, 1000 करोड़ का 0.64% यानी कि बहुत कम आप खर्चा करते थे 1952 में, कि जीडीपी का जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए 1000 करोड़ है, उसका 0.64% ही आप एजुकेशन पे खर्चा करोगे, है ना, मतलब कर रहे थे उस टाइम पे। अब वो बढ़कर कितना हो गया है? 4.13%। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा हाई है, मतलब 4.13%। अब 1000 करोड़ का हम 4.13% खर्चा करते हैं एजुकेशन के ऊपर। वैसे तो ऐसा बोला गया था कि आपको जीडीपी का 6% खर्चा करना है एजुकेशन पे, लेकिन अभी भी ये लिमिट से थोड़ा कम ही है, तो बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना। 6% जीडीपी का आपको खर्चा करना था एजुकेशन के ऊपर, उधर भी अभी 4.13 ही कर रहे हो। ग्रोथ हैज बीन अनइवन, ग्रोथ बहुत अनइवन है, भले ही आपने खर्चा बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा अनइवन ग्रोथ है, एजुकेशन उतना प्रॉपर्ली मिल नहीं पा रहा है। ठीक है बेटा, समझ आया? अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो सरकार ने जो अपने खर्चे किए एजुकेशन पे, उसके बारे में थोड़ी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा खर्चा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, जो कि इनिशियल ईयर्स होते हैं स्कूलिंग के, जैसे 8वीं क्लास तक, 5वीं क्लास तक, इसमें सबसे ज्यादा खर्चा करती है सरकार। ठीक है, और सबसे कम खर्चा करती है कहां पे? हायर एजुकेशन पे। अभी तुम्हें मैंने बोला होगा कि सरकार ज्यादा फोकस करती है हायर एजुकेशन में, ये प्रॉब्लम है, उनको छोटी क्लासेस भी फोकस करना चाहिए, यही अपन ने पढ़ा था ना प्रॉब्लम। पर सर यहां तो उल्टा हो रहा है बेटा, यहां पे खर्चों के बारे में बात कर रहा हूं, वो फोकस है वहां पे, वो फोकस करती है हायर एजुकेशन पे, लेकिन खर्चा ज्यादा इधर करती है। सर लॉजिक समझ नहीं आ रहा, अभी एक अगली लाइन पढ़ूंगा, अभी समझ आ जाएगा। मान लो इधर पे 100 करोड़ खर्चा होता है और यहां पर कॉलेजेस के अंदर सिर्फ 10 करोड़ खर्चा होता है ना। तो देखो फोकस कर रही है किस पे ज्यादा? कॉलेजेस के ऊपर, टर्शरी एजुकेशन यानी कि यूनिवर्सिटीज में हायर क्लासेस पे ज्यादा फोकस है, तो 10 करोड़ खर्चा करते हैं, और एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी स्कूल पर 100 करोड़ खर्चा करते हैं। लेकिन अब सर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही क्या बात? इसको मैं सॉल्व करता हूं आपका नॉर्मल लैंग्वेज से। देखो इस पर पढ़ने वाले होते हैं मान लीजिए 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 10 करोड़ लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 100 करोड़ पे 10 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं भाई साहब, ये माना जा रहा है कि 10 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहां 10 करोड़ पे मान लीजिए मात्र 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं,
1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, या मान लो 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा नंबर लिखते हैं, तो मान लो सिर्फ 10,000 बच्चे ही पढ़ रहे हैं इन 10 करोड़ पे, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अगर मैं निकालूंगा ना एवरेज, तो यही निकल कर आएगा कि जो खर्चा पर स्टूडेंट जो खर्चा हो रहा है ना, वो कॉलेजेस में ज्यादा हो रहा है और स्कूल में कम। यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको एक बच्चे पर ज्यादा खर्चा कर पा रहे हो, यहां पर एक बच्चे पर कम खर्चा हो रहा है, यहां पे एक बच्चे पर एवरेज खर्चा ज्यादा हो रहा है। ये चीज बताता है, इस इंपैक्ट को बताता है ये। ठीक है, समझ आया बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब एक बच्चे पे यहाँ पे 10 रुपए खर्चा होता है, और यहां पर अगर देखोगे तो एक बच्चे पे अराउंड आपको 1 है ना 2 3 4 मतलब कम से कम 1000 रुपए खर्चा होता है एक बच्चे पे, यहाँ पे 1000 रुपए खर्चा होता है, यहां पर सिर्फ 10 रुपए खर्चा होता है। तो ये चीज समझ पाए होगे आप कि क्यों फोकस इस पे ज्यादा होता है लेकिन खर्चा इस पे ज्यादा होता है। देखो टोटल, क्योंकि बच्चे ज्यादा इधर है ना, हायर एजुकेशन पे तो वैसे बच्चे कम हो जा रहे हैं, खर्चा इसलिए यहां ज्यादा हो रहा है, लेकिन पर बच्चा खर्चा यहां ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन नीड्स एन इंक्रीज फंडिंग एंड हायर एजुकेशन। बेटा सिंपल सी बात है, अभी और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है कि हर एक लेवल पर पर्याप्त आपका पैसा लग पाए। अब इससे ना आपको डिस्पैरिटी मिलेगी। कैसे? जैसे कि हिमाचल में ऑलमोस्ट 35,000 रुपए एक बच्चे पे खर्चा होता है, पर वहीं पर पटना या बिहार जैसी जगह पर मात्र एक बच्चे पे 4,000 रुपए खर्चा होता है। तो देखो ये कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटी नहीं है कि एक रीजन में एक बच्चे पर 35,000 खर्चा कर रहे हो और दूसरे स्टेट में उसी बच्चे पर आप सिर्फ 4,000 रुपए खर्चा कर रहे हो। तो इधर में पढ़ा लिखा बच्चा कहां ज्यादा होगा? सर हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसा आप यहां खर्चा कर रहे हो तो क्वालिटी भी इसकी इंप्रूव्ड होगी। इसकी इंप्रूव्ड इतनी होगी नहीं, इसलिए बिहार एक थोड़ा गरीब स्टेट माना गया है, क्योंकि वहां पे लेबर ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन पे पैसा कम खर्चा हो रहा है। ये सब कहीं मिली भगत आपको बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस लीड्स टू अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। बहुत ही अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। देखो इस बच्चे को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसको कम मिलेगी, इसलिए बिहार बड़ा रिनाउंड है इन सब चीजों के अंदर। ठीक है बेटा, इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर, आपको पता है कि 6% जीडीपी का आपको खर्चा करना था, लेकिन आप तो अभी 4% ही कर रहे हो, जो मैंने आपको पिछली वाली पॉइंट में कहा। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट माना गया है। ठीक है, चलो जी फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान। स्कूल चले हम ऐसे करके अपन ने पढ़ा हुआ है ना, तो देखो इसका मतलब ये था, देखो इसमें हुआ क्या, तापस मजुमदार कमेटी 1998 टू 1999 में आई, और उसमें इन्होंने एस्टिमेशन लिया कि अगले 10 साल में हम 1,37 करोड़ रुपीस को खर्चा करेंगे स्कूलिंग एजुकेशन के ऊपर, 6 साल से 14 साल के बच्चों के ऊपर। हम 6 साल से 14 साल के बच्चों के ऊपर अगले 10 साल में स्कूल की एजुकेशन पर खर्चा करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर खर्चा करेंगे, इनको पढ़ाने लिखाने के लिए। फिर 2009 में हम एक एक्ट लिया है, एक्ट का मतलब ही था राइट टू एजुकेशन। अब आप फ्री में हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होगा, भले अगर वो सक्षम है तो अच्छे स्कूल में पढ़ ले, नहीं पढ़ पा रहा है तो फ्री में हर बच्चे को जो कि 6 साल से 14 साल की उम्र का है उसको एजुकेशन अनिवार्य है। उसका एजुकेशन छुड़वा कर अगर कोई काम करवाने ले जाएगा तो उसको दंडनीय अपराध भी मिलेगा, है ना, मतलब उसको पनिशेबल ऑफेंस है वो। ठीक है बेटा, तो आप किसी बच्चे की एजुकेशन नहीं छुड़वा सकते, 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन अनिवार्य है, कंपलसरी है। एजुकेशन सेस भी लगाया जाता है 2%। इसका अगर एग्जांपल दूं तो जैसे मैं जो भी टैक्स पे करता हूं ना, जो भी टैक्स पे करता हूं, जो भी मेरा अमाउंट है, इस अमाउंट पे 2% एक सेस होता है HEC, उसे हम पे करते हैं, जो कि ये टैक्स के ऊपर एक और इसका 2% अमाउंट होता है, जो कि मैं एजुकेशन के लिए, यानी कि हम सब लोग एजुकेशन के ऊपर होने वाले खर्चे के लिए हमें 2% एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं। सर ऐसा क्यों? देखो हर एक व्यक्ति से जब आप ये 2% एक्स्ट्रा टैक्स लोगे तो जो भी पैसा आएगा वो सरकार के फंड्स को बढ़ाएगा। जब सरकार के पास ज्यादा फंडिंग आ जाएगी तो एजुकेशन पे ज्यादा पैसा खर्चा कर पाएगी। तो ऐसे जो टैक्स है ना वो लिए जाते हैं, HEC लिए जाते हैं। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, तो एजुकेशन के लिए 2% लिया जाता है और हेल्थ के लिए 2% लिया जाता है, यानी कि 4% टोटल लिया जाता है आप के देश में हेल्थ और एजुकेशन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, कि ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ आप बेटर कर पाओगे। ठीक है, तो फंडिंग्स को इंक्रीज किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट लोन स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आप प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ये शेड्यूल ये बता रहा है कि एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या है इंडिया में।
तो देखो अडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब है कि जो 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, है ना, 15 साल तक के जो बच्चे हैं, उससे ऊपर जो बच्चे हैं, कितने परसेंट लोग जो है पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। तो देखो ये मेल्स और फीमेल्स का रेशियो देखोगे तो 1990 में 61 और 37 था, आज वो 82 और 66 है। प्राइमरी कंप्लीशन यानी कि वो बच्चे जो कि प्राइमरी स्कूल्स या प्राइमरी स्कूलिंग की जो एज होती है, बच्ची छोटी वाली क्लास जो होती है, उसमें कितने मेल और कितने फीमेल पढ़े लिखे हैं। पहले 78 मेल्स होते थे, 61 फीमेल्स होती थी परसेंट, और अब 93 96 हो गई। देखो औरतें आगे हैं, बच्चियां ज्यादा हैं लड़कों से आगे। लड़कों कहाँ जा रहे हो तुम, पढ़ाई छुट्टी मार मार के हैं, तो लड़कियां हमारी आगे हैं लड़कों से देखोगे तो आप, ठीक है, प्राइमरी स्कूलिंग में देखोगे। और यूथ लिटरेसी रेट का मतलब है जो 15 से 24 साल के बीच में, यानी कि ग्रेजुएशन और ऐसी यूनिवर्सिटीज वगैरह जो कर रहे हैं, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। पहले मेल 76% था, अब 54 है, अब देखें तो 93 और 90 है। मतलब हम इंप्रूवमेंट तो देख रहे हैं एजुकेशन में हमारे, ठीक है। और ये सेम चीज का डेटा यहां पर दिया हुआ है, बस इलैबोरेटेड फॉर्म है। इस अडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, लिटरेसी रेट इन अडल्ट्स, टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है जो कि काम कर रही है, अडल्ट पॉपुलेशन, उसमें कितने अडल्ट्स पढ़े लिखे हैं उसको बताता है। तो पहले ये इतना था, अब ये इतना हो गया, पहले इतना था 37 और 66, अब ये 61 और 82 हो गया है। नहीं सॉरी, मेल में 61 था, 82 हो गया है, फीमेल में 37 था, अब 66 हो गया है। सेम वे प्राइमरी एजुकेशन जो मैंने तुम्हें बोला, प्राइमरी फाइनल ईयर्स कंप्लीट जिसने किए होंगे, मेल्स में 78 से 93 हो गया, फीमेल्स में 61 से 96 हो गया। और लिटरेसी रेट यूथ की बात करें तो जो कि 15 से 24 साल के जो लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं, हायर स्कूल्स की स्टडीज कर रहे हैं, वो 76 से 93 हो गया, और यहाँ पर 54 से 90 हो गया है। तो काफी इंप्रूवमेंट वी कैन सी हियर, ठीक है। चलो अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर कैसा देखते हो आप एजुकेशन सेक्टर का। तो देखो सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पे हमने खूब सारा खर्चा किया, तो लिटरेसी रेट तो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। यूथ में लिटरेसी रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है कि लोग पढ़ना लिखना जानने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो इलिटरेट है। अभी भी बहुत बड़ा ऑडियंस, बहुत बड़ा लोग है, बहुत सारा नंबर्स हैं जो कि अभी भी अनपढ़ है, जो कि लिटरेट नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में आपने बता ही दिया है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी है कम से कम 14 साल के बच्चों के लिए। तो ये कांस्टेंट एफर्ट्स चलते जा रहे हैं। फ्यूचर में इसकी अवेलेबिलिटी देखी जा रही है कि हम ये टारगेट जो है कि हम चाहते हैं 100% लिटरेसी रेट कवर करना, जो कि यहां पर है, इसको हम अचीव कर पाएंगे अगर ये बेसिक चीजें हम करने लगे आज से। बेटा एकदम से ऐसा हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, समय लगता है, ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, ठीक है, छोटा इंपैक्ट नहीं है। जेंडर इक्वालिटी, क्या लड़का क्या लड़की कोई नहीं देखता है आज, हर एक बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। जो इन दोनों के बीच में जो गैप था ना, कौन सा गैप बच्चे, द लिटरेसी गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल। तुम इधर देखो ना, इधर देखो, जो ये गैप पहले ज्यादा था, इधर देखो ऑलमोस्ट 30-40%, 20-25% का गैप, इधर भी कुछ 15-20% का गैप, इधर भी कुछ 20% का गैप। ये देखो अब कितना कम हो गया है, कितना कम हो गया है, कितना कम हो गया, 3%। ये तो इसमें तो लड़कियां ज्यादा है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जो गैप है लिटरेसी रेट का मेल और फीमेल में, वो काफी कम होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। मतलब लड़के लड़कियां कोई आगे पीछे नहीं, सब बराबर है, ठीक है। ये क्या और इंप्रूवमेंट करता है बच्चे, इंप्रूव्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी एंड सोशल स्टेटस। एक औरत को किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, अब वो पढ़ी लिखी है, खुद का कमा सकती है, खुद का खा सकती है, और उसको समाज में इज्जत भी ज्यादा मिल रही है। जब वो कुछ अचीव कर लेती है लाइफ में तो उसको ज्यादा समाज में इज्जत मिलती है। पॉजिटिव इंपैक्ट इन फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। देखो जब मां स्वस्थ होगी, जब मां को पता होगा कि हमें कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें तो औरतों को भी पता है कि मैं कितने बच्चों को संभाल सकती हूं, मुझे 5-10 बच्चे नहीं चाहिए, मैं 1 या 2 ही बच्चे करूं, जिससे कि मैं अपना काम भी कर सकूं, इनको भी संभाल सकूं और इनको बेहतर जीवन दे सकूं। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, अगर आप 10 बच्चे संभालने को बोलोगे ना तो हर किसी पे ध्यान नहीं जाएगा, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। तो माओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो उनकी और बच्चों की हेल्थ भी बहुत अच्छी हो रही है। अब माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो बेहतर न्यूट्रिशन वैल्यू दे पाएगी बच्चों को, है ना, कि ये खाओ ये ना खाओ, हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करो। अब माएँ अनपढ़ है तो भैया हाइजेनिक कंडीशन में भी नहीं रख रहे हैं, है ना, कुछ भी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदा संदा पानी पिला दे रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा खिला दे रहे हैं, बच्चा बीमार पड़ रहा है फिर हॉस्पिटल ले लेके भाग रहे हैं। ये माओं का अनपढ़ होना, उनका एजुकेटेड ना होने की निशानी भी है बेटा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। देखो कितनी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। ये बहुत ऐसे रियल लाइफ टॉपिक है,
इसीलिए ये बहुत इंपैक्टफुल माना जाता है। दूसरी चीज, एक योजना भी आई जिससे कि औरतों को, बच्चियों को पढ़ाने और बचाने के लिए योजना 2015 में लागू गई, जिसको हम बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारी छोरी किसी छोरों से कम है क्या बे? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बड़ा ही सक्सेसफुल और बहुत ही शानदार इंपैक्ट था, जिसमें 6 पे होने वाले बायस्ड मूवमेंट्स, यानी कि लड़का पढ़ेगा लड़की को निकाल दो स्कूल से, ये जो सेक्स बेस्ड जो बायसनेस थी उसको खत्म किया इसने। दूसरा, बच्चियों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, कि बच्ची पैदा हो रही है उसको पहले ही मार देना या उसको ना पैदा होने देना या उसको प्रताड़ित करना कि तुम बेटी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम घर में रहो, तुम ये मत पहनो, तुम ये मत खाओ, ऐसा करना, ये सब बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ 2015 के बाद से। और जितनी भी लड़कियां मेरे देख रही हैं वीडियोस, यू कैन ऑल्सो फील द इम्पैक्ट, है ना, कि वो कितना इंप्रूव हुआ है। अगर आप अपनी मम्मी दादी की कहानियां सुनोगी तो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि उनने कितना स्ट्रगल फेस किया है। ठीक है। एंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स चाइल्ड, देखो लड़कियों का पार्टिसिपेशन स्कूल में, अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंश्योर किया गया कि ये बच्चियां आगे बढ़े, पार्टिसिपेट करें, पढ़े लिखें, अलग अलग फील्ड्स में जाएं। तो उसके लिए भी तो गर्ल रिजर्वेशन, फीमेल रिजर्वेशन सीट्स भी बना दी गई कि इंजीनियरिंग के अंदर हो या मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर हो, औरतों की सीट्स बना दी गई। कुछ सीटों में तो औरतें होनी ही चाहिए। ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए करा जाता है ये सारी चीजें बेटा। ठीक है। चलो जी, अब एक बहुत प्यारे डायग्राम से मैं आपको एक चीज बताता हूं। हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर्स, देखो छोटी क्लासेस तो हर आदमी पढ़ता है, पर फिर स्कूल छोड़ देता है या ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ेगा, मतलब पीएचडी तक कोई नहीं जाता। स्टूडेंट तक ठीक है, अप्रेंटिसशिप तक ठीक है, फिर स्पेशलिस्ट अगर बनने की बारी आए तो आपको डिग्री करनी पड़ेगी, कोर्स करना पड़ेगा, वो लोग ज्यादा करते नहीं है। फिर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको और पढ़ना पड़ता है तो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, और मास्टर बनने के लिए तो आप फिर और पढ़ाई छोड़ देते हो। तो जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ आपके लिए पहले दूसरे स्टेप चढ़ना आसान है, जब खड़ी चढ़ाई आ जाती है ना तो भैया आपके लिए चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये वही वाली बात है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि नीचे लेवल तक बहुत हो रही है, उसके बाद लोग यहां पर छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई करना। तो उसका कारण क्या है ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये चीज के खर्चे बढ़ गए हैं हायर स्टडीज में, है ना, और लोगों के बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है, इस वजह से भी लोग हायर स्टडीज नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे वेरियस कारण हैं। तो उस पर सरकार को इंपैक्ट डालना चाहिए कि लोग हायर स्टडीज ज्यादा करें, एक्सपर्ट बने, मास्टर बने अपनी फील्ड का, तो तुम्हें कोई भी नौकरी देने से मना कर ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए तो 4 दरवाजे और खुल जाएंगे। ठीक है। तो हमारे देश में एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई है। इंडियन एजुकेशन पिरामिड बहुत ही स्टीप है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बहुत कम लोग ही ऊपर तक पहुंचते हैं। ठीक है। एनएसएसओ की रिपोर्ट से पता करा गया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि बहुत सारे देश में लोग ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं, कि पढ़े लिखे हैं, बीटेक कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीए कर रखा है, लेकिन फिर भी बेरोजगार है, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। और उसमें भी ज्यादा तो फीमेल जो कि रूरल एरिया से हैं, कहीं ना कहीं जो पढ़ी लिखी फीमेल जो ग्रेजुएट है और जो गांव से है, वो 30% महिलाएं अभी भी बेरोजगार हैं। ठीक है। ऊपर से ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इज हायर देन द प्राइमरी एजुकेटेड यूथ। ये बोल रहा है कि भैया कोई 8वीं क्लास का व्यक्ति जिसने स्कूल छोड़ दिया था ना, 8वीं पास व्यक्ति बेरोजगार कम है और पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार ज्यादा है। बीकॉम बीबीए मास्टर्स किया हुआ बंदा बेरोजगार ज्यादा है। सर ऐसा कैसे? 8वीं पास कैसे ज्यादा बेरोजगार नहीं है? क्योंकि बेटा ये 8वीं पास व्यक्ति किसी खेत में काम कर रहा है, किसी नाई की दुकान पे काम कर रहा है, चाय का ठेला लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड कहला रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सारे काम नहीं करता है, वो वेट करता है कि मुझे अच्छी जॉब मिले, मुझे अच्छा काम मिले, कि मैं समाज में बोल पाऊं कि मैं ये करता हूं, और वो जब तक नहीं मिल रहा है तब तक वो बेरोजगार रहता है। इसलिए पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बेरोजगार है, और जिसने स्कूलिंग बहुत कम करी है, 8वीं 6वीं 5वीं 10वीं क्लास पास है बस, वो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। दूसरा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार ये अभी भी हमारी सिचुएशन ना बहुत कंसर्निंग है, बहुत सीरियस है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बचा है। देयरफॉर गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोवाइड एम्प्लॉयबल स्किल, कि सरकार को और खर्चा करना चाहिए एजुकेशन पे, और ऐसी स्किल्स पहुंचवानी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर जो कि उन्हें जॉब लेने में मदद करे, ना कि ऐसा कि इंफॉर्मेशन दे दी उससे कोई रेलेवेंस ही नहीं उनके जॉब का। तो ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जिससे आपको बाद में पैसा ही ना कमा पाओ।
तो ऐसी एजुकेशन पहुंचे, ऐसे स्किल सीख पाए जिससे कि आप उससे कुछ पैसे भी कमा सकें और सरकार का, देश का भला भी कर सकें। ठीक है बेटा, कंक्लूजन, एंड ऑफ द चैप्टर बेटा, द इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर वाइडली रिकग्नाइज्ड। Union, state government allocate sufficient resources to education and health. Ensuring equal access to these services is essential for achieving growth and equity. India has a large pool of scientific and technical power which must be improved in quality efficiently utilized within the country. ये बोल रहा है कि हमारे देश में बहुत टेक्निकल लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक लोग हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उनको हमें और उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए कि वो हमारे देश में हमारा यहाँ का माइक्रोसॉफ्ट खोलें, हमारे यहाँ का गूगल खोलें, हमारे यहाँ पे टेस्ला बनाएं। हमें ऐसी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सरकार हमारे बहुत पैसा भी खर्चा करती है, हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, उसका बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि हर बच्चे तक वो जो फैसिलिटी सरकार द्वारा दी जा रही है वो पहुँचे। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में जितने सीरियस अटेम्प्ट्स हों उतने देने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लिख गया, अगर बच्चा सही स्किल प्राप्त कर लिया, अगर बच्चा स्वस्थ है, तो आपका देश भी विकास कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको देख लो। हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर दिस चैप्टर इज 1964 और 66। इसमें क्या आया था बेटा, इसमें इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी मेरे ख्याल से। तो इसके अंदर एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था, ये लाइन हटा देना, इसमें एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जीडीपी का 6% जो है वो खर्चा होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, ये इन्होंने रिकमेंड किया था, ये पहला पॉइंट है। तो ये लाइन थोड़ी सी गलत है, इसको इंप्रूव कर लेना। ठीक है, तापस मजूमदार कमेटी कब आई बेटा? 1999 में आई। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया बेटा? 2009 के अंदर आया। इंडिया ने डिक्लेयर किया फ्री पोलियो का बेटा, WHO द्वारा हमें फ्री पोलियो कंट्री माना गया 2014 में 27 मार्च को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया 2015 के अंदर। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये चैप्टर बड़ा अच्छा लगा होगा। रियल लाइफ बेस्ड टॉपिक था, छोटा सा था। आई होप कि 1 घंटे में कंप्लीट हुआ होगा। और ऐसा चैप्टर हर एक बच्चे तक पहुंचाइए, क्योंकि हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी ग्रेविटी पता चली होगी कि रियल लाइफ में एजुकेशन और हेल्थ का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू कॉमेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसे और वीडियोस हैं जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और खूब सारी मेहनत करिए, खूब अच्छे मार्क्स लाइए, और ये जो नंबर्स हमने यहाँ पे पढ़े इसको चेंज करने का जिम्मा आप ही के हाथों में है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।